Hi everyone. Hi Geeta. Welcome to Center Stage by Mindspring. Uh, in every center stage, we bring one specialist from one stream of wellness and we ask some questions from that specialist to help our viewers. So today in Center Stage, I have with me Dr. Ruchi. She is an Ayurvedic gynecologist, and we will be talking to her about, how Ayurveda can help us in resolving fertility-related issues and other hormonal imbalances. So I would request all of you to please share the stream so that others can also get benefited out of the session. Hi, Dr. Ruchi. How are you? Hello, ma'am. All good. So, so I would like Great. to introduce myself. Myself, Dr. Ruchi Bhardwaj. I'm practicing in West Delhi, Vikaspuri, as an Ayurveda gynecologist. And we have very successful cases of the tubal blockage and female who are suffering from the infertility, PCOS. So, we are treated all these diseases only through authentic Ayurveda therapies. सो अगर आप लोगों को सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, सो यू ऑल कैन आस्क. So, Dr. Ruchi, first of all, please tell us that, how Ayurveda can help us in gynecological problems. Yeah, Because we have never heard general, as laymen, we have always heard of Ayurvedic doctors, but not of Ayurvedic gynecologists, like specialization in any particular stream of Ayurveda. तो वो कैसे है मतलब आपका स्पेशलाइजेशन किस तरह से आपको मिली है एंड हाउ यू डू इट. या मैम एक्चुअली ऐसा नहीं है. आयुर्वेदा में भी एमबीबीएस की तरह और बाकी डेंटिस्ट की तरह स्पेशलाइजेशन होता है. जैसे कि जो भी हमारा प्रैक्टिस है, वी डिड आवर बैचलर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी. सो उसके बाद हम अपना स्पेशलाइजेशन फील्ड या तो अपना जो पीजी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं, या जो हमारा फील्ड ऑफ प्रैक्टिस होता है, जिस फील्ड में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस फील्ड के हमारे पेशेंट अच्छे खासे ट्रीट हो रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड उनके रिजल्ट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी फील्ड होता है वो चूज करते हैं और अपना एक्सपर्टाइज चूज करते हैं. सो बेसिकली मैं आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट फील्ड में हूँ लास्ट 8 years से. So I'm dealing in all infertility cases, in tubal blockage, in PCOS, and every women related cases like menarche to menopause, जो भी डिजीज है उसको हम डील करते हैं, ट्रीट करते हैं. एंड आयुर्वेदा कैसे इन सब चीजों को ट्रीट करता है? सी मैम, आयुर्वेद सिर्फ आयुर्वेद तक नहीं है, सिर्फ स्पाइसेस और कुछ हर्ब्स तक नहीं है. आयुर्वेदा इज, यू कैन से, आयु प्लस वेद, यानी कि द नॉलेज ऑफ साइंस. जो एक्चुअल साइंस का नॉलेज है वो आयुर्वेद है. द नॉलेज ऑफ लाइफ वो आयुर्वेद है. सो आयुर्वेद में क्या है, हम हर चीजों को हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और उसने सिम्टम बताया कि मुझे हेडेक है, माइग्रेन है, आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, और मैं इतने ईयर से माइग्रेन से सफर कर रहा हूँ और मैंने ये ट्रीटमेंट लिया. हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि माइग्रेन का, इसको माइग्रेन क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हम पूरा रूट कोज हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ उसको ट्रीट करते हैं. सो नो डाउट कि आयुर्वेदा एक, हम इसको बोल सकते हैं, इवन हम बोलते हैं, हमारे पुराण, हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो लाइफ की एक नॉलेज है, मतलब पूरा इट्स द नॉलेज ऑफ द लाइफ. सो इसमें एक बात बताइए कि जैसे हमारी एलोपैथिक मेडिसिन में कई बार साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वैसे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कितनी सेफ होती हैं वो? जैसे अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप जाके खरीद ली, वो भी हम बात करेंगे, बट अगर जैसे एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो जो मेडिसिन कोर्स के हिसाब से चल रही हैं, कैन देयर बी एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज मेडिसिन टू? मैम, अगर पेशेंट सही तरीके से प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस के साथ ले रहा है, जैसे डॉक्टर ने बताया है, जिस टाइम पे जितना क्वांटिटी बताया है, और उसके साथ आयुर्वेद के सब मेडिसिन के साथ हम पेशेंट को पथ्य पथ्य जरूर बताते हैं, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, डोंट्स एंड डूज उसको बताते हैं. अगर वो सब प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, सो नो डाउट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसके साइड इफेक्ट हो. फाइन. एलोपैथी में भी मैं ये नहीं मानती कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट आते हैं. अगर पेशेंट और डॉक्टर
दोनों एक तरीके से पेशेंट की प्रॉपर प्रेजेंट कंडीशन देखकर उसको प्रिस्क्राइब किया जाए। पेशेंट का मतलब हम आयुर्वेद में क्या देखते हैं, जनरली हम पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, यानी कि उसकी प्रकृति देखते हैं। आयुर्वेद में तीन मेन पिलर्स होते हैं, वात पित्त कफ। जैसे हम सबका एक डीएनए होता है, एक ब्लड ग्रुप होता है, इसी तरीके से हम सब लोगों की अपनी प्रकृति होती है। जनरली वात प्रकृति का पर्सन अलग होता है, पित्त का अलग, कफ का अलग। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जज कर लेता है, जैसे ही पेशेंट अंदर एंटर करता है, वी ऑल कैन जज कि हाँ ये कौन सी प्रकृति है। तो अगर अब पेशेंट ने मुझे सिर्फ इतना बताया मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बट मैंने उसको जज कर लिया कि ये कफस प्रकृति का भी है साथ में, और पित्त का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। मैं दोनों चीजों का मेडिसिन दूंगी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हम हॉलिस्टिकली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो दोनों का मेडिसिन दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट कर रहे हैं। हमें पहले से ही पता है कि इसको ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, इन डिजीज का ये प्रोन है इसका बॉडी, और हमें इसके साथ इसकी जो जनरल प्रकृति है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी ही है। जिस कंप्लेंट के हम्म। साथ आया है वो तो हम दे ही रहे हैं। तो नो डाउट उसके साथ पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बशर्ते पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के साथ ले, और ऑथेंटिक डॉक्टर। या ऐसा नहीं कि उसने टीवी पे कोई भी, जनरली आयुर्वेद को लोग ऐसा ही समझते हैं और ऐसा करते हैं कि टीवी हम्म। पे कोई भी फॉर्मूला सुन लिया, कोई भी नुस्खा सुन लिया, और एवरीबॉडी इज गोइंग टू फॉलो ऑल ऑल दिस थिंग। या किसी रिलेटिव ने बता दिया, अरे मैंने ये लिया था, तुम भी यही स्टार्ट कर दो। तो नो हम्म। डाउट उन चीजों के साइड इफेक्ट आते हैं। तो सिर्फ उन्हीं चीजों के जब साइड इफेक्ट आते हैं तो आयुर्वेदा को ब्लेम किया जाता है। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमने बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिया, उसे बिना पूछे हमारी बॉडी टाइप को ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये बिना जाने लिया। अच्छा, उस दिन जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने तीन चीजें बोली थी कि हम तीन चीजें, आयुर्वेदा में भी तीन चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि हाँ जी। फर्स्ट होता है कि आप मेडिसिन के थ्रू करें, नेक्स्ट होता है थेरेपीज, और यस। थर्ड माइंड से रिलेटेड हीलिंग। तो वो आप थोड़ा सा बताइए क्रिस्पली सबको कि क्या वो तीन चीजें होती हैं। या ऑफ कोर्स मैम, जैसे कि आप तो हिप्नो और इन सारी थेरेपी से, रेकी थेरेपी, ये सब आप चीज इनसे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सेम इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में ना सारी साइंस 5,000 साल पहले हमारे जितनी भी साइंस है ये सब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आयुर्वेदा में फर्स्ट जैसे पेशेंट आता है, हम औषध चिकित्सा यानी कि जो मेडिसिन होती हैं उससे पेशेंट को ट्रीट करने का एडवाइस देते हैं। उसके बाद शस्त्र चिकित्सा, यानी कि कुछ भी अगर उसको सर्जरी रिकमेंड है या जहां भी ऐसा नीड है, हम वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर हमें दिखता है कि इन सारी चिकित्साओं के साथ पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा या कुछ हो रहा है, देन थर्ड चिकित्सा होती है दैव प्राशर्य चिकित्सा, जिसमें हम पेशेंट को मेडिटेशन के लिए बोलते हैं। जो भी उनके इष्ट देवता होते हैं, जो भी फैमिली में माना जाता है, हम पेशेंट को बोलते हैं उनका ध्यान करो, या कुछ थोड़ा सा डिवोशनल टाइम अपने पूरे दिन के लाइफस्टाइल में से इस टाइम को दो। तो नो डाउट कि उससे पेशेंट एक हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ ट्रीट होता है। तो जनरली हम हम्म। पेशेंट को आजकल मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज नॉट लाइक कि हम कोई जाप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। और पूजा भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें भी क्या करते हैं, हम जनरली एक तरह से ध्यान लगाते हैं। ध्यान क्या लगता है, हम एग्जैक्टली। इंटरनल अपने आप को एनालिसिस करते हैं। जब हम इंटरनल खुद को एनालिसिस करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, तो हम अपने आप को 20-30% वहीं पे क्यूर कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बेसिकली पूजा में वही होता है दैट हम फोकस करते हैं अपने अंदर, एंड बिल्कुल। हम साइलेंस में जाते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एनी वे वेल नोन to heal a person. Staying in यस। silence for a while, becoming mindful of everything that is happening around you, and meditating as well. तो पूजा का उसको आई थिंक एक नाम दे दिया गया है जिससे लोग करें इस चीज को, इस करेक्ट साइंटिफिक एक्चुअली। प्रोसेस को। एक्चुअली। अच्छा, तो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस आपसे आपके स्ट्रीम से रिलेटेड पूछूंगी। तो अच्छा। सो lot of women and even young girls, they face a lot of cramps during their menstrual cycles. So उनका क्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, और कितना इफेक्टिव है वो, और कितना लंबा चलता है वो ट्रीटमेंट, इसके बारे में आप बताइए। सी मैम, जो आप
क्रैम्प्स और इसकी बात कर रहे हैं पेन की पीरियड्स में, वो जनरली अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो इसको हम डिस्नोरिया बोलते हैं। हम्म। फाइन। एंड डिस्नोरिया बोलते हैं, आयुर्वेद में एक टर्म है इसकी, कष्टा आर्तो। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको हम आर्तो बोलते हैं। कष्ट मीन्स मतलब टफ तरीके से, मुश्किल से, तो इसको हम कष्टा आर्तो बोलते हैं। सो इसमें क्या रहता है जनरली कि ये दो स्टेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी डिस्नोरिया होता है, एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी डिस्नोरिया होता है उसमें पेशेंट को मिनार्की, यानी कि जब एक फीमेल को, एक गर्ल को फर्स्ट उसका साइकिल, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, उसी के आसपास 2 या 4 महीने या उसी के साथ उसको पीरियड्स में पेन होना शुरू हो जाता है। लाइक बॉडी में क्रैम्पिंग आना, और हम्म। पेट में उसके साथ उसको डायरिया, लूज मोशन भी हो जाते हैं, वॉमिट, नोजिया। कई बार बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो एक लेबर पेन जैसा पेन फील करते हैं। हम्म। अब जो प्राइमरी डिस्नोरिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें जब हम पेशेंट को भेजते हैं कोई लैब टेस्ट करवाने या कोई हार्मोनल स्टडी करवाने, तो जनरली वो सब नॉर्मल मिलते हैं, मतलब पेशेंट को कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं मिलती है। फाइन। सो उसमें अब आती है बात, अब एलोपैथी यानी कि मॉडर्न साइंस भी उसको यही बोल देती है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप इसमें लाइफस्टाइल को अच्छा करो और बच्चे का खान पान का ध्यान रखो, और उसको एक्सरसाइज, योगा, जंक फूड ये सब अवॉइड करने को बोलते हैं। सेम बात जो कष्टार्तव है उसके बारे में आयुर्वेदा हमारे पुराणों में 5,000 साल पहले लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जो अपान वायु, यानी कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स है, वो अपान वायु, उसको मेन उसका रोल होता है अपान वायु का। सो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव फूड का मूवमेंट है और जो हमारा मेटाबॉलिक यानी कि मूवमेंट्स है, वो सब अपान वायु मैनेज करती है। जब कहीं ना कहीं अपान वायु का मूवमेंट अपना प्रॉपर वे में नहीं होता है, यानी कि वो विचेट होता है, सो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्रैम्पिंग आते हैं और पेशेंट को मूड स्विंग होता है, हेयर फॉल भी होता है, और उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। पीरियड्स के दिनों में उसको फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। अब रही मॉडर्न साइंस, क्या बोलती है मॉडर्न साइंस भी सेम चीज बोलती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन होते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो बॉडी में क्रैम्प लाता है, यूट्रस में क्रैम्प लाता है, जिससे कि हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाता है। बट वो जब उसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, देन वो उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता, मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर नहीं आ पाता, और बॉडी में क्रैम्प और बैक पेन और लिथार्जिकनेस, मूड स्विंग, ये सारे इश्यू होते हैं। सेम वो भी यही बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होता है और लेट नाइट सोने से होता है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात मैम बोली गई है दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करना, हम्म। यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की हम जो सनराइज होता है उससे 2 घंटे पहले हम उठें, उठकर हम प्रॉपर तरीके से अपना डेली रूटीन से फ्री हों, उसके बाद हम कुछ योगा आसन करें, एक डिटॉक्स वाटर लें, उसके बाद हमें जब भूख हो मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं। ठीक है, बट आजकल बेसिकली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सन की जो साइकिल है हम उसको फॉलो करें अपनी दिनचर्या में। मतलब जब सूरज उगता है उसी समय या उससे पहले हमें उठना चाहिए, और ढल या जाता है उस समय हमें सो जाना चाहिए। प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ टीनेजर्स इन टुडेज डेट इज कि वो उल्टा कर रहे हैं। मतलब वो दिन में एक्चुअली सोते हैं और वो रात में जगे रहते हैं। दे कीप प्लेइंग गेम्स और टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। एक तो मोबाइल फोन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई मीन दे आर एक्चुअली ऑलवेज ऑन द मोबाइल फोन। उससे आई और थिंक बहुत ज्यादा हार्म होता है। so these all things are called sedentary lifestyle. So मैम इसकी वजह से क्या होता है, साइकिल भी पूरा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पाती। अब जब हम ब्रेकफास्ट तो बच्चे करते ही नहीं है, तो क्या होता है, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, डिनर लेट नाइट होता है 12 और 1 o'clock, उससे डाइजेस्टिव फायर हमारी नॉर्मलाइज नहीं रहती, वो खराब हो जाती है। डाइजेस्टिव फायर में वो अगर हमारी नॉर्मल नहीं होती तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, हार्मोन इम्बैलेंस होते ही होते हैं। सो सबसे तो पहले व्हाट डू यू सजेस्ट एज ट्रीटमेंट? तो मतलब आप। हम हम्म। आयुर्वेदा में मैम सबसे पहले पेशेंट को दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करने के लिए बोलते हैं, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कुछ करते हैं जो पेशेंट का प्रेजेंट होता है। अगर वो एमएनसी जॉब में है या किसी उसको लेट नाइट है या उसका वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। उसको कुछ हम योगास आसन बताते हैं जनरली।
हम क्या बोलते हैं कि इसमें प्राणायाम बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, अपान वायु पूरी बॉडी में उसका मूवमेंट प्रॉपर अच्छे से होगा और वो नॉर्मलाइज होगी। प्राणायाम हो गया, कपाल भाती हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, हम इस टाइप के हम्म। आसन पेशेंट को बताते हैं, भारद्वाज आसन हो गया। तो इस इन आसन को फॉलो करके नो डाउट कि हमारा साइकिल रेगुलर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारे यूट्रस पे, हमारी साइकिल पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, हमारा हार्मोन्स पे। तो इन सब चीजों की वजह से विच्युत होता है। उसके साथ साथ पेशेंट को हम नॉर्मलाइज करने के लिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है बस्ती, यानी कि एक टाइप का एनिमा होता है ऑयल का, हम्म। वो हम देते हैं पेशेंट को, जिससे सेम थिंग अपान वायु यानी कि मूवमेंट्स नॉर्मल होता है, चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, एंड उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर तरीके से आता है और पेशेंट को क्रैम्पिंग नहीं होती। इसका एक और रीजन है मैम, जनरली आपने जो डिस्नोरिया, प्राइमरी डिस्नोरिया के हम केसेस देखते हैं, वो मिनारके में बहुत ही लीन एंड टीन यानी कि अंडर वेट गर्ल्स को ज्यादा होता है। तो वो क्यों होता है कि वो जरूरत से ज्यादा, अपनी बॉडी से ज्यादा एक्सर्शन करने से, यानी कि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या अपनी बॉडी को इतना एक्सर्ट कर लेते हैं, या उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी होती है। आयुर्वेद में मैम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी मतलब पूरी हमारी धातुएं होती हैं, उन तक न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत जरूरी होता है। यानी कि पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा से ब्लड बनता है, ब्लड से हमारा फिर कुछ लिगामेंट्स तक जाता है, लिगामेंट हम्म। से फैट बनता है, फैट से हमारा बोन, बोन मैरो, और फिर हमारा जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उस तक स्ट्रेंथनिंग जाती है, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उन सब का। तो यानी कि अब पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहता, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हम उसकी डाइट में कुछ ऐसी हर्ब्स ऐड करते हैं जो उसको न्यूट्रिशन देती है, लाइक So अश्वगंधा हो गया, basically, शतावरी। so basically a combination of diet and some लाइफ herbs स्टाइल। and pranayams, यस मैम। yogasans. तो इसमें एक क्वेश्चन है कि गरिमा is asking, please guide what asanas are prohibited during the periods. ड्यूरिंग द पीरियड हमें अभी कोई भी आसन नहीं करना। ड्यूरिंग द पीरियड सिर्फ ब्रिस्क वॉक हम कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक, ठीक है। उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर सकते हैं, बट हमें आसन नहीं करने। सेम थिंग मैं बोल रही हूँ ना, कि अगर हम ड्यूरिंग पीरियड्स अपने आप को बहुत एक्सर्ट करेंगे, देन अगेन जो मूवमेंट है अपान वायु का, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या उस समय कपाल भाती या अनुलोम विलोम ये सब भी नहीं किया जा सकता? नो डीप मैम, कपाल ब्रीदिंग। भाती डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सेम मैंने बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, कपाल भाती नहीं करना है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो लाइट एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार नहीं करना है। पर जनरल हम अगर बिस्क वॉक पे ही रहें ड्यूरिंग द साइकिल, तो वो बहुत अच्छा वे है ओके। मैनेज करने का। सो अच्छा, अब थोड़ा सा आई मीन व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर इनफर्टिलिटी इन आयुर्वेद? जैसे कि अगर इनफर्टिलिटी में मैं सारी ही बातें कर रही हूँ, जैसे ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं हम्म। या स्पर्म मोर्टेलिटी रेट है, ये सारी चीजें मिला के व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी इन आयुर्वेद? मैम सबसे पहले तो आयुर्वेद में मैं वही बोलूंगी ना कि वात पित्त कफ तीनों दोषों से ही हम चीजों को नॉर्मलाइज करते हम्म। हैं। तो इनफर्टिलिटी में पेशेंट किस वजह से आता है, वो आता है लो एएमएच लेवल, यानी कि जो फीमेल्स का एंटी न्यूक्लियर हार्मोन है वो लो होता है, उसकी वजह से आता है। ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से आता है, यानी कि उसके चैनल्स ब्लॉक हैं। और पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आता है। और कई बार अनएक्सप्लेन भी इनफर्टिलिटी के इश्यू होते हैं। तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को शरीर शुद्धि यानी कि डिटॉक्स करते हैं। आयुर्वेद में शरीर शुद्धि का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जनरली हम सारी चीजें शरीर शुद्धि के बाद ही पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। उसमें क्या रहता है मैम, अगर डिटॉक्सिफाई हो बॉडी में जितने टॉक्सिस एक्यूमुलेट हैं वो बॉडी से अगर बाहर निकल जाते हैं, तो उसके बाद मेडिसिन बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा असर दिखाती है और बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका बड़ा अच्छे से होता है। जैसे कि हम एलोपैथी फिजिशियन भी सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी सप्लीमेंट लो, उससे पहले डी वार्मिंग कर लो। तो डी वार्मिंग के हम्म। बाद हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। सेम हम आयुर्वेदा में डिटॉक्स करवाते हैं। डिटॉक्स के मैम हमारे पास 5 वे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वमन, यानी कि हम एमएसएस, मेडिकेटेड एमएसएस वॉमिट के थ्रू हम सारा जो भी टॉक्सिसिटी होती है वो रिमूव करवाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं। देन विरेचन, पेशेंट को हम नेचुरल परगेशन यानी कि नेचुरल लूज मोशन के थ्रू
जितने भी दोषाज होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। द थर्ड वन इज नस्यम। हम नॉस्ट्रिल्स यानी कि जो ऊपर का जनरली बोलते हैं नासाम ही शिरो द्वारा, तो हम इसको जितने भी चैनल ब्लॉक होते हैं उसको ओपन करते हैं। और इनफर्टिलिटी में पेशेंट जनरली उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से हार्मोन एसएचएच और एलएच हार्मोन को स्टिमुलेट नहीं करती है। तो हम अगर नस्यम देते हैं तिक्शन मेडिसिन से, यानी कि कोई भी तिक्शन, हम पेशेंट को इवन काफी बार जिंजर वाटर भी नाक में डालने के लिए बोल देते हैं, उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर सिक्रेट होती है, जिससे कि फॉलिकुलर रप्चर होगा, पेशेंट का साइकिल ओवुलेट होगा। तो हम नस्यम देते हैं पेशेंट को। और बस्ती चिकित्सा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेडिकेटेड हम्म। एनिमा, वो ऑयल का भी हो सकता है, वो कुछ काढ़ों का भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन का भी हो सकता है। वो पेशेंट की प्रकृति और उसको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। एंड लास्ट वन इज रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग। वो जो ब्लड में पित्त, जनरली इनफर्टिलिटी पित्त और कफस प्रकृति की लेडीज को ज्यादा होती है, या जेंट्स में भी स्पर्म मोर्टेलिटी होती है, तो वो जनरली पित्त और वात की वजह से ज्यादा होती है। तो उसमें रक्त मोक्षण का बड़ा अच्छा रोल रहता है। हम पेशेंट को क्यूबिटल वेन से या फिर उसको एंकल के पास वेन से हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, 30-40 ml, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, देन सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से जाएंगे। मैंने आपको बताया कि 1 by 1 सारी धातुओं का न्यूरिशमेंट होता है, तो लास्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, तो उनका न्यूरिशमेंट प्रॉपर होगा और पित्त बाहर आएगा, देन उसकी टॉक्सिसिटी भी निकलेगी। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो कितना परसेंटेज होगा सक्सेस का? मैम, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का क्या परसेंटेज ऑफ सक्सेस है? इनफर्टिलिटी में मैम जनरली डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास आया है। अगर वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स लेकर और एक दो आईवीएफ फेलियर के बाद हमारे पास आया है, देन इट विल टेक सम टाइम। और वो थोड़ा लेट एज में आया है तो भी वो एज के अकॉर्डिंग टाइम लेता है। बट हाँ, अगर पेशेंट बहुत ही सबसे पहले आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ही स्टार्ट करे, तो नो डाउट पेशेंट को हर, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ट्यूबल ब्लॉकेज, लो एएमएच लेवल, लेट एज, हार्मोनल इम्बैलेंस या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो पेशेंट को 3 to 1 year में, 3 months to 1 year में, ऑल डिजीज में हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके। तो पीसीओडी और पीसीओएस जो है उसमें क्या आयुर्वेदा में परमानेंट ट्रीटमेंट है इन चीजों का? बिल्कुल मैम। पीसीओएस, पीसीओडी, पीसीओडी तो जनरल डिजीज हो गई जिसमें सिर्फ एक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। हम्म। पीसीओएस में क्या सिंड्रोम बन जाता है, उसके साथ एसोसिएट बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक हिस्सुटिज्म, यानी कि पेशेंट को फेस पे बाल आ जाना और एक्ने एंड ओवरवेट हो जाना, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें हम जनरली जो मैंने आपको बताया, हम डिटॉक्स करते हैं, हम विरेचन देते हैं। पीसीओडी पीसीओएस जनरली पित्त प्रकृति की फीमेल को ज्यादा रहता है, और नो डाउट उसमें अपान वायु भी विचेट होती है, वो अपने प्रॉपर मूवमेंट्स में नहीं होती। तो हम बस्ती चिकित्सा और उसको विरेचन, इससे हम पेशेंट को स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, पेशेंट का कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, कुछ डाइट होती है, जिससे नो डाउट कि वो हॉलिस्टिकली प्रॉपर 3 months में पेशेंट हॉलिस्टिक ट्रीट हो जाती है। और विद इन, मतलब 1 month के अंदर उसको नेक्स्ट साइकिल प्रॉपर तरीके से आने लगता है। अच्छा। ओके। सो क्या आयुर्वेद में कुछ इस चीज का भी ट्रीटमेंट है जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं जनरली मेंसेस के दौरान? लड़कियों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, दे फील वेरी इरिटेटेड और एग्रेसिव, एंजाइटी हो जाती है, कई लोगों को पाल्पिटेशंस भी होते हैं, हम्म। इंसोम्निया। सो इसका कुछ ट्रीटमेंट है इन चीजों का, मतलब जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके, या इवन मेनोपॉज लेटर? डेफिनेटली मैम। एक्चुअली मैम क्या रहता है, जैसे कि मैंने बताया, पीसीओएस पीसीओडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होती है। जो हमारे गट माइक्रोब्स होते हैं ना, उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ, हम सब जानते हैं। सो जनरली जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, स्पाइसी ज्यादा लेते हैं, जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन होता है, यानी कि जिसको हम अपना गुड हार्मोन भी बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो जब सेरोटिन नहीं अपने नॉर्मल चैनल पे होता है, अपने नॉर्मलाइज उसमें नहीं होता है, देन वही मूड स्विंग, इरिटेशन और ये सब होता है। कई बार पेशेंट को पीसीओएस नहीं भी होता, बट उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो भी उसको ये सारी प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग, इरिटेशन, हम्म। एंजाइटी, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसमें भी हम उसको डाइट चेंजेस, सबसे पहले हमारा डाइट चेंजेस होता है। मैम आयुर्वेद में ना हर चीज ना, हमारा डाइजेस्टिव फायर को हम बेस करके ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट जब आता है ना, उसका सबसे पहला हिस्ट्री होता है आपका बाउल मूवमेंट कैसा है। फाइन, हमारा ये रहता है आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ब्लॉटिंग तो नहीं है, एसिडिटी कितनी सीवियर है, ठीक है, या आप दिन में बहुत बार मोशन तो नहीं जाते हो। तो वो हम उसको वो देखते हैं, क्योंकि मैम जो हमारी फायर होती है, हमारी अग्नि होती है ना, वो बहुत, अगर फूड हमारा इनडाइजेस्टेड है तो भी बॉडी में टॉक्सिसिटी आती है, बॉडी में स्टिफनेस आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर वो आपने देखा होगा, जनरली एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं, इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन मिलता ही मिलता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। या उनको हाइपर एसिडिटी मिलती है। वो क्यों मिलती है? हम्म। बिकॉज उनका साइकिल भी खराब होता है, रात को वो सोते नहीं है, वो जब जागते हैं तो वो सोचते हैं हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें। तो ये सब चीजें आपस में वाइस एंड वर्सा होती है। तो वो हम्म। उन चीजों पे कंट्रोल नहीं करते, तो उनका ब्रेन भी शांत नहीं रहता। तो इवन एलोपैथ में भी डॉक्टर प्रोबायोटिक चलाते हैं एंजाइटी के पेशेंट को। क्यों चलाते हैं? उनको भी पता है कि उनका गट जो है वो प्रॉपर नॉर्मल सही है। उसमें नहीं है। तो उसको हम हम्म। ट्रीट करेंगे तो सेरोटिन लेवल अपने आप ठीक होता है। अब रही ट्रीटमेंट की बात, आयुर्वेद में सबसे अच्छी थेरेपी है शिरोधारा। उसमें हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ द हेड एक स्ट्रीम, एक धारा चलाते हैं। वो तेल का भी ऑयल। हो सकता है, ऑयल का भी हो दही का भी सकता होता है है। वो, है ना, मैम मेडिकेटेड। वो दही का भी होता है, मिल्क का भी होता है, इवन प्लेन वाटर से भी हम चला सकते हैं। उसमें कुछ हर्ब्स होती हैं। वो मैम बेसिकली वो धारा क्या करता है, वो हमारे हेड से 4 इंचेस की हाइट पे हम वो स्ट्रीम चलाते हैं। वो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड यानी कि त्रिनेत्र जिसको हम बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि डोपामिन लेवल एंड सेरोटिन लेवल नॉर्मल होते हैं। ब्रेन की मसल्स जो हैं वो नॉर्मल होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं। और यू कांट बिलीव, सेशन लेते लेते पेशेंट अच्छे से स्नोरिंग करते हुए सो जाता है। हो जाता है, तो हाँ। वो इतना रिलैक्स फील हम्म। करता है। तो शिरोधारा बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले करता है। बट नो डाउट उसके साथ लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन या उसका प्रेजेंट लाइफस्टाइल और डाइट कैसा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर हम लोग उसको होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं। ओके। तो अभी जैसे कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक है पूरे में, तो व्हाट प्रिकॉशंस अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी टेकिंग, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो इन्फेक्ट हो जाती है कोरोना वायरस से, तो उनको क्या करना चाहिए? मैम एक्चुअली क्या रहता है, कोविड-19 जो है वो नो डाउट अब सबको पता चल गया कि लो इम्यूनिटी पे ज्यादा उसका रहता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन की ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, जर्नल फीमेल के अकॉर्डिंग। तो उसको हम्म। ना अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। हम सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ही पीती रहें, ठीक है, वो काढ़ा नहीं पी सकती हैं, जो भी गर्म चीजों का होता है, सिर्फ ल्यूक वार्म हम्म। वाटर पियेंगी रेगुलर। सो उससे क्या रहेगा, जो भी हमारे स्पूटम या जो भी कफ का स्टिमुलेशन हमारे गले में हो रहा है, वो अच्छा खासा वायरस के लिए एक बैरियर रेडी कर देता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर देता है कि वायरस को के लिए इजी हो जाता है। सो लूकवार्म वाटर पीने से क्या होगा, वो कफ एलिमिनेट होता रहेगा। और एक उनको हम्म। सुबह और शाम नॉर्मल गार्गल करें, मिंट लीव से करें या सलाइन वाटर से करें। सो गार्गल बड़ा अच्छा है। प्लस में नस्यम, नस्यम घर में किसी भी ऑयल से, लाइक वैसे मैं अनु तेल सजेस्ट करूंगी, बिकॉज अनु तेल एक मेडिकेटेड ऑयल रहता है और वो इम्यूनिटी पे बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि जो भी ये पैसेज होता है उसका अंदर कफ का स्टिमुलेशन ज्यादा ना हो और वो अपने लिए एक फेवरेबल माहौल ना बनाए, वो क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं। सॉरी डॉक्टर रुचि, बीच में बोलने के लिए। पूजा गिरीश चांदोलकर इज आस्किंग एनी टिप्स फॉर प्रेग्नेंट women. आई एम 6 months प्रेग्नेंट। तो क्या कुछ आप जनरल कोई टिप देना चाहेंगी पूजा को?
यस, पूजा आप नॉर्मल स्लाइन गार्गल्स कीजिए मॉर्निंग इवनिंग। एंड द सेम थिंग जो मैं अभी बता रही हूँ कि आप ल्यूकवार्म वाटर ही अपने हॉलीडे में कंज्यूम कीजिए। एंड इसके साथ आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में नस्यम यानी कि दो दो ड्रॉप ल्यूकवार्म ऑयल का डालिए, जिससे कि इम्यूनिटी इनहेंस होगी, वो कफ को भी अंदर नहीं बनने देगी, और जिससे कि अंदर कोई इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी नोज के लिए। और द फोर्थ थिंग, आप जैगरी, थोड़ी सी जैगरी रेगुलर मिल्क के साथ आप जरूर लीजिए। बिकॉज बाकी चीजें जो स्पाइसेस हैं वो थोड़ी हॉट होती हैं पोटेंसी में, सो आप जैगरी लीजिए, वो बड़ा फेवरेबल रहता है, यूट्रस के लिए भी बड़ा अच्छा है, आगे मिल्क ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए भी आपको बड़ा हेल्प करेगा, सो आप वो लीजिए। और जैगरी क्या होता है, नेचुरल एक्सपोर्टेंट होता है, यानी कि कफ को गले में नहीं बनने देता, सो वो भी बड़ा फेवरेबल होता है। सो आप रेगुलर अपना हाफ कप ल्यूकवार्म मिल्क के साथ थोड़ा सा जैगरी लीजिए। ओके। तो एक चीज मुझे बताइए, जैसे जो कपल्स इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथिक, क्या वो उसके साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं? श्योर कैन दे मैम, डू हमारे दैट? पास, यस यस, हमारे पास ऐसे बहुत कपल आते हैं जिनको क्या रहता है, जिनको प्लान्ड अपना आईवीएफ करवाना ही होता है, उनके पास बहुत कम टाइम होता है या उनको उसी टाइम पे प्रेगनेंसी चाहिए होती है। सो ऐसे कपल्स हैं, उनमें क्या होता है, अगर वो पहले अपना बॉडी को डिटॉक्स करवा दें, आयुर्वेद में क्या होता है मैम, प्री कंसेप्शन से पहले हम चार फैक्टर्स को मेन देखते हैं। वो चार फैक्टर हमारे क्या होते हैं, ऋतु, यानी कि सीजन, यानी कि दोनों पेरेंट्स, दोनों पार्टनर कंसीविंग के लिए, चाइल्ड के लिए दोनों विलिंग है या नहीं है, तो उसको हम सीजन बोलते हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम। तो द सेकेंड थिंग इज क्षेत्र, यानी कि फीमेल का यूट्रस, फीमेल की जनरल हेल्थ, उसको हम मेंटेन करते हैं। द थर्ड थिंग इज अम्बू, अम्बू यानी कि इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि न्यूट्रिशन सारा बॉडी में है या नहीं प्रॉपर तरीके से। एंड द फोर्थ वन इज बीज, यानी कि फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म। तो हम क्या करते हैं, इन चारों फैक्टर के बाद ही पेशेंट को कंसेप्शन का हम बोलते हैं कि अब आप आगे कंसेप्शन कीजिए, और उससे पहले हम ये चारों फैक्टर फेवर में होने चाहिए। यही चारों फैक्टर एलोपैथ भी बोलता है। वो जैसे पेशेंट को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग देते हैं, उसके बाद वो पेशेंट के सारे ब्लड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट और सारे सप्लीमेंट टेस्ट करवाते हैं कि सारी चीजें कंप्लीट है या नहीं। फीमेल का एक अल्ट्रासाउंड होता है कि उसका पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, सब हम्म। कुछ ठीक है या नहीं। देन स्पर्म क्वालिटी और उस पे काम करते हैं। पेशेंट को फॉलिक एसिड चलाया जाता है 3 महीने पहले, ताकि उनका एग अच्छा बने। सो यही हम्म। चार फैक्टर आयुर्वेद में भी पहले से हैं। तो इन चार फैक्टर पे हम काम करते हैं। अगर ये चार फैक्टर फेवरेबल होते हैं, हम अपने पंचकर्मा यानी कि डिटॉक्स से इन चारों फैक्टर्स को फेवरेबल बनाते हैं। सो उसके बाद आप कंसेप्शन कर सकते हैं। अगर आप आईवीएफ चाहें तो भी, एलोपैथी आप ट्रीटमेंट उसके साथ लेना चाहें आगे तो भी। Okay. So that was, a lot of insight into, Ayurved in help of Ayurved in fertility problems and general, ऑफ कोर्स। hormonal problems. So, Dr. Ruchi, thank you so much for being here. It was a pleasure talking to you. And is there any last minute tip that you would like to give to, everybody, all the viewers, irrespective of the fact कि वो conceive करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? जनरल कोई टिप आप देना चाहेंगी सबको? यस, अब मैम एक्चुअली सारी फीमेल्स को जनरली क्या करना चाहिए, अपने होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो 14 साल के हम्म। बच्चे हो चाहे 45 ईयर। बिकॉज क्या है, हम फीमेल्स मिनार्की से लेके मोनोपॉज तक इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझती है ना, कि हमें खुद नहीं पता होता कई बार कि इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, अब हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। अगर डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया तो हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, या कोई भी कुछ भी टिप बता देता हम्म। है वो। तो जनरल बेसिक चीज आती है कि हमारी जनरल हेल्थ हमारी सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल और नो हम्म। डाउट कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने से मेंटेन होती है। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ का हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बट हम फीमेल्स में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस, इतने इमोशंस होते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ सबसे पहले हैम्पर होती है। सो नो डाउट मेंटल हेल्थ हैम्पर है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी हैम्पर हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ योगा मेडिटेशन से मेंटेन करनी है। देन हमारी जनरल हेल्थ, डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल। जनरल लाइफस्टाइल आपको कहीं भी गूगल पे या किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे हमें लाइफस्टाइल फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर प्रकृति। सो आप ये सब फॉलो कीजिए। सो नो डाउट हर फीमेल एक हेल्दी लाइफ सबको मिलेगी।
और हम लोग भी बहुत अच्छे से अपना, क्योंकि हमें सोशली अपने समाज में अपना फिजिकली और मेंटली हमारा सबसे ज्यादा योगदान होता है। सो हम जो अपना पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले करेंगे इफ वी आर फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज मोस्टली इट इज द वुमेन जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। मेल्स को इतना सब कुछ नहीं देखना पड़ता, बट फीमेल्स हैव टू टेक केयर ऑफ वर्क ऑल्सो, हाउस ऑल्सो, किड्स ऑल्सो, everybody in the whole world. So I think it becomes much more important for females, us, to take care of ourselves. And the tips that you just shared, they were wonderful. कि पहले सबसे पहले हम mental health का ध्यान रखें, फिर हम अपनी एक body का ध्यान रखें, through lifestyle changes and diet modifications. So lovely. I think that was wonderful. Thank you so much, Dr. Ruchi, for Thanks coming to over you, here. ma'am, to introduce myself on this platform. Thanks to you. यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम वेरी श्योर आपसे बहुत नॉलेज मिली होगी लोगों को, एंड दे वुड गेट इंस्पायर्ड कि हाँ हम भी अब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। So thanks a lot for having here, and thank you everyone for watching this live session today. And we'll see you again next Sunday with another guest. So thanks a lot and have a Okay. great day. Thank you. Thank you, Bye. ma'am.